द टॉपिक इज सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मीनिंग जो है वो ऐसा था कुछ कि अगर दो कोई कोई भी दो नेशंस हैं, कोई भी दो मतलब एक स्टेट्स हैं जिनको हम उस टाइम पे कहते थे प्रिंसली स्टेट्स, जहां पे रूलर्स, लोकल रूलर्स राज किया करते थे। वो अगर ऐसी कोई भी स्टेट है, दो कोई भी हो सकती है, जैसे मान लो एक अवध हो गई, एक हो गई हैदराबाद, एक कोई हो गई, इस तरीके की कोई भी दो स्टेट जो है, किंगडम वहां की हुआ करती थी। वो दो जो किंगडम है, वो दोनों की आपस में बनती नहीं है। तो उस केस में क्या करते थे? उस केस में हम लोग जो है मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या प्रोविजन निकाला कि क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में डिवाइड करा देते हैं। उनको एक एक जो है ब्रिटिशर यहाँ से मिल जाए इस एबीसी प्रिंसली स्टेट के साथ, इससे हाथ मिला ले, और एक जो है ब्रिटिशर की कंपनी यहाँ मिल जाए। मतलब बेसिकली दो लोगों के बीच में लड़ाई करवा दो। एक बार उनसे हम जो है बात करके ऐसा कह दें कि हम आपके साथ मिल रहे हैं, हम इस स्टेट के साथ मिल रहे हैं, अगर आप पे कोई भी दूसरा पर्सन अटैक करता है तो हम आपको अपना पूरा सपोर्ट करेंगे, मिलिट्री फोर्स देंगे आपको। ये सब बातों में जो है उनको फंसा लेते हैं। ठीक है, तो ये काम ब्रिटिशर ने वहां पे किया। किया किसने? पर्सन थे लॉर्ड वेलेस्ले। याद रखिएगा डिफरेंस है दोनों टर्म्स में। जो आपने पहले वाला पढ़ा था, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ा था, उसके अंदर अगर कोई आपका मेल हियर नहीं है, कोई आपका मेल वारिस नहीं है, तब आपकी वो जमीन जो है ले ली जाएगी, आपका वो पूरा रूलिंग एरिया ही आपसे ले लिया जाएगा। उसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि डलहौजी ने स्टार्ट किया था। ये था सब्सिडरी अलायंस। इसको याद कैसे रखोगे? इस अलायंस वर्ड से। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। तो गठबंधन क्या करेंगे? ब्रिटिशर एक किंगडम के साथ गठबंधन करेंगे और फिर उसके बाद मिल जाएंगे वो दोनों, ऐसा उन्होंने कहा था, बट उन्होंने किसी की मदद नहीं करी थी। इन रियलिटी ब्रिटिशर ने किसी भी किंगडम की मदद नहीं करी थी कि हम लोग इनके साथ मिल जाएं, मदद करें और फिर जो है इजी हो जाए औरों के साथ, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ ये एक तरीका था, सिर्फ और सिर्फ तरीका था उस जगह को अपने कब्जे में करने का। इसे हम कहते हैं ब्रिटिशर की टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल वर्ड का मतलब क्या है? अपनी टेरिटरी बढ़ाना। अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए अपनी टेरिटरी में बंगाल, अवध, बिहार, उड़ीसा, सबको इंक्लूड करने के लिए ब्रिटिशर कुछ भी कर सकते थे। तो यही इन्होंने किया यहाँ पर। सब्सिडरी अलायंस के अंदर भी इन्होंने यही काम किया यहाँ पर। तीनों जो है सबको जो है यहाँ पर मिक्स करने की उन्होंने कोशिश करी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। लोग इस बात से भी बहुत ज्यादा परेशान थे। एक हमने पढ़ा सब्सिडरी अलायंस, एक हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप डलहौजी वाला। तो ये दो कारण बने इस चीज के। तीसरा इसके अंदर जो कारण बना वो सोशियो और कल्चरल कॉजेस। हुआ क्या? जो है रेशियल ओवरटोन्स चल रहे थे। रेशियल ओवरटोन्स का मतलब क्या होता है? वो जो भेदभाव करते हैं ना कि काला और गोरा है, तो रेस के बेस पे काला और गोरे के बेस पे जो है बहुत भेदभाव होने लगा था। उसके अलावा जो लोग थे, जो ब्रिटिशर थे, वो किस सोच से आए थे कि सती प्रथा खत्म की जाए भारत से, विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया जाए, वुमेन को एजुकेशन दी जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। इस तरीके की चेंज जो है वो चाहते थे। बट उस टाइम पे जो है वो चीजें ये एक्सेप्टेबल नहीं थी। उस समय के जो लोग हैं, आप ये चीज जाओ 17th 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जाओ, तो उस टाइम पीरियड में ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी कि आप सती प्रथा को हटा दो और आप जो विधवा है, विडो है, उनकी रीमैरिज करवा दो। ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी उस टाइम पे। तो इसके चलते जो है ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो लोगों को इस चीज का सपोर्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो वहां की गवर्नमेंट थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मस्जिद और मंदिर दोनों पे टैक्स लगाया जाएगा। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट करी। उसके अलावा एक जो मैंने आपको बताया था, सिपॉइस के जो खाना है, जो उनको खाना दिया जाता है, आटा, उसके अंदर जो है बोन डस्ट मिलने की जो है चीजें पाई गई थी। तो कल्चरली, सोशली, रिलीजियसली भी लोगों को हार्म पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, जिसके चलते जो है लोग परेशान थे। मतलब परेशान इन द सेंस कि एकदम से परेशान नहीं थे, बहुत सारी बातें थी।
एकदम से होता गया, करते करते एक बार में वोल्केनो फट गया उनका। और वो किसकी फॉर्म में फटा? रिवोल्ट ऑफ 1857। छोटी सी चिंगारी लगी, जिसकी वजह से पुराना जितना गुस्सा था लोगों में, वो सब एक साथ निकल करके बाहर आ गया। तो ये था एक कॉज इसके अंदर। उसके बाद ये इमीडिएट रीजन मैंने आपको बताए थे कि जो एनफील्ड राइफल है, उसकी जो कार्ट्रिज है, उनको उनको मुंह से खोलना पड़ता था, बाइट करना पड़ता था उसको, और वो जो है सुअर और जो सुअर की चमड़ी से बेसिकली बनी होती थी, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारा रिलीजन जो है वो भ्रष्ट हो रहा है इससे। तो इन सब चीजों के चलते क्या हो रहा था कि लोगों में जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज की। तो ये कुछ रीजंस बने, धीरे धीरे करके ये रीजंस बनते गए। पहले ये कुछ रीजंस पढ़े हमने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़ा, सब्सिडियरी अलायंस पढ़ा। इकोनॉमिक कॉज तो सबसे बड़ा कॉज आपको पता ही है। इकोनॉमिकली तो जो है इंसान को परेशानी अगर होगी तो कभी ना कभी तो वो बोलेगा कि अगर आप उस पर टैक्स लगाते जाओगे और लैंड रेवेन्यू इतना हाई रखोगे और उसको गुड्स और उनके गुड्स में और अपने गुड्स में फर्क करोगे, तो कभी ना कभी तो इंसान जो है उस चीज पे आके भड़केगा ही। तो ये कुछ कारण रहे जो कि इसके अंदर हमारे रीजन बने, हमारी रिवोल्ट ऑफ 1857 के। तो ये आपको याद रखने हैं इसके अंदर। ये जो रीजंस हैं यहाँ पर, ये सारे ही रीजंस आपको ऐसे ही याद रखने हैं। रीजन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमिकली रीजन हमने पढ़ा, इकोनॉमिक कॉज, जो कि पैसों से रिलेटेड वाला सारा कॉज था। पॉलिटिकल हमने देखा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कुछ ऐसा खास नहीं था, सिर्फ यही बेसिक रीजन था कि जो भी इंडियन सिटीजन्स थे उनको हाई पोस्ट नहीं मिलती थी। हाई पोस्ट ब्रिटिशर्स के लोग जो है ना, यूरोपियन है, उन्हीं को हाई पोस्ट पे रखा जाता था। तो हमारे लोगों को जो है हाई पोस्ट पे नहीं मिलती थी, उनके साथ भेदभाव होता था। उनको सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं देने जाया जाता था। उनको जजेस की जो है उसमें भर्ती नहीं करवाई जाती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हायर पोस्ट में ब्रिटिशर्स थे हर जगह पे, उनको भी ये चीजों की जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। फिर सोशल रिलीजन में रिलीजियस वाले कॉज आ गए, और इमीडिएट के अंदर वो सिपॉइस का जो है कार्ट्रिज वाला पॉइंट आएगा। आप लोग पूछ रहे हो कि जो वो वाला टॉपिक है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, वो मैंने क्लास में करा दिया था। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 बच्चे पूछ चुके हैं। तो देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था डलहौजी से इंट्रोड्यूस कराया हुआ कि जिसका भी कोई मेल हियर नहीं होगा, मेल वारिस, ठीक है, अपना बेटा, मेल अपना बेटा उनका नहीं होगा, तो ब्रिटिश उस जगह को कैप्चर कर लेंगे। मतलब अडॉप्टेड बेटा नहीं चलेगा। अगर आपका कोई अडॉप्टेड बेटा है तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आपका खुद का बेटा है तो आप उसको कंटिन्यू करवा सकते हो। वो जो प्रिंस होगा वो प्रिंस ही राजा बन जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई खुद का बेटा नहीं है तो आप वो वाली एरिया जो है किसके पास चला जाएगा? वो एरिया चला जाएगा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो ये प्रॉब्लम थी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस कराया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी जो है ये काफी फेमस रहे हैं, इनके काम हमें पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो है ये गवर्नर जनरल रहे हैं। इनके टाइम पीरियड में, जैसे इनका टाइम पीरियड खत्म होता है, 1956 में इनका टाइम पीरियड खत्म होता है। तो इफ देयर इज अ क्वेश्चन व्हेन एंड हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हाँ जी, तो मैं बता रही हूँ आंसर। व्हेन आता है तो यू हैव टू राइट द आंसर। 1856 में लॉन्च किया गया इसको। और हु, तो फिर लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था इनको। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। यही क्वेश्चन आता है, इंट्रोड्यूस किसने कराया, कब कराया, और उसके चलते जो है हमारे भारत में कौन कौन सी जो है पहली बार जो है इसके थ्रू कौन कौन से जो जगह है वो एनेक्स हो गई। मतलब सतारा एक जगह है, सांभलपुर, झांसी। झांसी का जो रिवोल्ट हुआ रानी लक्ष्मीबाई वाला, वो इसी चलते हुआ था। तो ये सारी जगह जो है वो एनेक्स कर ली गई, अपने कंट्रोल में कर ली गई इन सब चीजों की वजह से। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स से हमारे लोग जो है, इंडिया के लोग, वो कितना परेशान थे, रीजंस क्या थे उसके पीछे। तो ये रीजंस आपको याद रखने हैं, क्या-क्या बेसिक पॉइंट्स थे, क्या रीजंस थे इसके अंदर। तो इसके अंदर
ये वाले एक पॉइंट याद रखने हैं, सारे कॉजेस जो अभी कॉजेस बताए, ठीक है। अब और क्या क्वेश्चंस आते हैं, रीजंस तो आपने समझ लिया कि क्या रीजंस थे। अब इसमें और क्वेश्चन आते हैं कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, स्टार्ट तो सिपॉइज की वजह से हुआ था, है ना। जो मंगल पांडे थे और बाकी जो सिपॉइज सिपाही थे, उनकी वजह से स्टार्ट हुआ था, या उनकी पहल से स्टार्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो सारे लोग उनसे जुड़ते गए, और वीडी सावरकर एक जो फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने ये बोला था, इस रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से इसको जाना जाता है। कई बुक्स में आपको एक पॉइंट नजर आ सकता है, फर्स्ट वॉर को पाइका रेबिलियन जो है उसको भी, या फर्स्ट वॉर आपको कई बुक्स में मिल सकता है। बट जो ऑथेंटिक सोर्स है वो ये कहता है, मतलब जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें ये लिखी है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाला रिवोल्ट है। लेकिन कई जगह पे पाइका रेबिलियन को भी जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है। लेकिन हम लोग रिलाई करते हैं एनसीईआरटी बुक्स पे, तो हमें एनसीईआरटी बुक्स की ही बात समझनी है। तो एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। और किस पर्सन ने ये बात कही, वी.डी. सावरकर। ये भी आपको नाम याद रखना है। बाकी और बहुत से लोग होते जिन्होंने अलग अलग बातें कही इस टॉपिक के ऊपर, कि मतलब अलग अलग स्टेटमेंट्स दी इस चीज से रिलेटेड। बट हमारे एग्जाम के लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए सिर्फ यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आप जो है वी.डी. सावरकर वाला देख रहे हो। पाइका रेबिलियन, देखो पाइका रेबिलियन का जो है ये उड़ीसा में बेसिकली हुआ था, फार्मर्स का रेबिलियन। पहली बार लोग जो है इकट्ठा होकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोले थे 1817 में। लेकिन ये वाला जो रिवॉल्यूशन है, या ये जो पॉइंट है, एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है पाइका रेबिलियन में कि ये कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, और कौन से एरिया में हुआ। ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता। बहुत ही कम है कि इस पे कोई क्वेश्चन आए। इसको स्टार्ट जो किया था वो पर्सन थे जगबंधु, एक पर्सन थे, उन्होंने इसको स्टार्ट करवाया था। छोटे से बस पॉइंट बना लो, साइड में जो अपने नोट्स बना रहे हो ना, उसमें साइड में एक जगह बना के लिख लो, पाइका रेबिलियन 1817। और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कभी कभी डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये हमेशा नहीं किया जाता, कभी कभी कहा जाता है। और इसके अंदर ओडिशा में स्टार्ट हुआ था। और इसको स्टार्ट करने वाले जो पर्सन थे, जो लीडरशिप थे, जो लीडर को कर रहे थे, वो थे जगबंधु, ये पर्सन थे। ज्यादा से ज्यादा ये चीजें पूछी जा सकती हैं, बाकी पाइका पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इतना ही पता होना चाहिए आपको इसके अंदर। उसके अलावा रिवोल्ट ऑफ 1857 पे वापस आते हैं और पॉइंट्स देखते हैं। अब कुछ और चीजें, नहीं तो मैंने आपको बताया मंगल पांडे ने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट किया उन्होंने, ये सब चीजें करनी उन्होंने स्टार्ट की। तो मंगल पांडे थे इनके उस वक्त के हेड मेरठ के अंदर, वो आए और उन्होंने ये सब चीजें जो है मना कर दी कि हम इस तरीके का कार्ट्रिज जिसपे ग्रीस चढ़ी हुई है वो कार्ट्रिज हम यूज करेंगे ही नहीं। ये भी कुछ उन्होंने सीधा सीधा उन्होंने मना कर दिया। अब और क्या क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे, ये लिखिए, लीडर्स के ऊपर। जो आप लीडर्स की पिक्चर देख रहे हो सामने, रानी लक्ष्मीबाई की पिक्चर है, तांत्या टोपे की पिक्चर है, ये कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो 1857 की क्रांति में प्रॉपर तरीके से लड़े थे। मेन जो है ये स्टार्ट हुआ मेरठ में। मेरठ के बाद एक कानपुर, यूपी में बहुत फैला था बेसिकली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, फिर ग्वालियर में आ गया। फिर उसके बाद अलग अलग जगह में ये बढ़ता गया। क्वेश्चन आते हैं हमारे, क्वेश्चन इसमें जो एग्जाम के लिए आपके पूछे जाएंगे वो आपके आते हैं इसके ऊपर। ये वाली स्लाइड आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी जगह से कौन सा पर्सन लड़ रहा था। तो कैसे इसको समझना है, इसको सुनेंगे। आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि 1857 में जो है मुगल का राज अभी भी भारत में है। तो मुगल का राज चल रहा है जब, तो उस टाइम पे जो मुगल रूलर थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफर सेकंड। उस टाइम पे मुगल के रूलर बहादुर शाह, जफर लिखना है लिख लो, अदरवाइज बहादुर शाह भी याद रख सकते हो। बहादुर शाह सेकंड जो कि इसको लड़ रहे थे।
दिल्ली से। क्यों? क्योंकि दिल्ली उनका मेन सेंटर हुआ करता था मुगल्स का, तो इसलिए जो है वो पर्सन यहाँ पे मुगल की तरफ से बहादुर शाह लड़ रहे थे। साथ में उनके जनरल बख्त खान भी थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो, बट बहादुर शाह जफर आपको याद रखना पड़ेगा, बहादुर शाह सेकंड, यही लास्ट रूलर है। इसके बाद से खत्म हो जाएगा सारा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है मुगल रूलिंग इंडिया में खत्म हो जाएगी। उसके बाद 1857 के बाद जो है प्रॉपरली हमारे इंडिया में कौन आएंगे? ब्रिटिशर्स प्रॉपरली राज करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद लखनऊ सेंटर था यूपी में। लखनऊ के अंदर एक थी बेगम हजरत महल, वो यहाँ पे थी। इसमें जो फर्स्ट वर्ड्स लिखे हैं ना, सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट में लिखे हैं। बाकी आगे लिखे हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट वाले आपको सीधा क्वेश्चन आता है, हु वॉज द लीडर फ्रॉम लखनऊ, या हु वॉज लीडिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार, राजस्थान। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। फिर कानपुर से नाना साहिब, तांत्या टोपे, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, नाना साहिब एंड तांत्या टोपे फ्रॉम कानपुर, इसको लिखते जाइए। फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, यू ऑल नो अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, मुझे इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबको इनके बारे में पता है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुना होगा सबने। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन जो है नहीं देंगे वो आपको। ठीक है, तो ये तो मत सोचो कि इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं, मतलब पता होना चाहिए आपको, बट आएगा नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर बिहार से कौन लड़ रहे थे? कुंवर सिंह, इनका नाम लिखो। राजस्थान से जो है जयदयाल और हरदयाल, ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। फारुखाबाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आसाम और उड़ीसा इतने इंपॉर्टेंट सेंटर्स नहीं है। जो ऊपर के 6 लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स है, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो ऊपर 6 नाम आप लिख रहे हो इन पे से, और इन्हीं जगह पर जो दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, बिहार है, इन जगह पर इनके खिलाफ ब्रिटिशर्स भी खड़े हुए थे। जैसे दिल्ली में जो है जॉन निकोलसन एक पर्सन थे, ब्रिटिशर ऑफिशियल थे, जो लीड कर रहे थे और हराने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इनके रिवोल्ट को सप्रेस कर रहे थे, सप्रेस मतलब कम करने की, गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो ये लोग ये काम कर रहे थे यहाँ पर से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे स्टार बना के लिखो अपने नोट्स में, यहाँ पर द गवर्नर जनरल उस टाइम के इंडिया, वहां के इंडिया के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते? तो इंडिया के उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे? लिखिए, लॉर्ड कैनिंग। ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, और इसको लिखो। सीधा क्वेश्चन आता है, द गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम कौन है? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी के बाद आए, डलहौजी जब थे वो हट गए, डलहौजी के बाद इसको कराया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, जिनके टाइम पर ये पूरा रिवोल्ट हैपनिंग हुआ था। ठीक है, और इसी के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हटा दी गई, बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई यहाँ पर। तो यही हटे, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे थे, और इन यही यही पर्सन जो है हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइसराय भी बने। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया ऑल्सो लॉर्ड कैनिंग, लिख लीजिए, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, बोथ आर लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, तब इतना, जब जो पूरे इंडिया के अंदर इतना कुछ चल रहा था, तो जो क्वीन थी, जो क्राउन है, मतलब जो इंग्लैंड के अंदर जो क्वीन है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो ये कंपनी का रूल चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो मैंने आपको बताई थी रूल चल रहा था, उसको यहाँ पे खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तो बहुत हो गया, अब ये खत्म, यहाँ से बहुत करप्शन कर लिया, अब खत्म ये रूल। और फिर उन्होंने ये रूल जो है कंपनी का रूल हटा करके क्या रूल शुरू किया? क्राउन रूल। तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई, कंपनी रूल से शिफ्ट होके क्राउन रूल की तरफ हम बढ़ गए। क्राउन का मतलब जो सारे जो डिसीजंस होंगे वो क्राउन लेगी। क्राउन का मतलब कौन है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो ब्रिटिश में बैठे हैं, मतलब जो वहां की क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ, किंग जेम्स, वो जो उस वक्त के वहां के थे, वो डिसीजंस लिया करेंगे। अब कंपनी रूल खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से खत्म हो गई।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना। और फिर उन्होंने जो है बोला कि अब गवर्नर जनरल की पोस्ट को भी हटाया जाए, और अब क्या नाम लेके आएंगे, वो नाम लेकर के आएंगे यहाँ पर अब लॉर्ड सॉरी वाइस राय का, गवर्नर जनरल की जगह वाइस राय की पोस्ट उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करी। तो ये आपको याद रखने हैं सारे सारे पॉइंट्स जितने भी बताए इसके अंदर, जिसके अंदर से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे? पॉलिटिकल कॉज में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और उसके बाद सब्सिडरी अलायंस, जो दो चीजें स्टार्ट हुई थी यहाँ पर। उसके अलावा सोशल रिलीजियस कॉज, जो कि जो है कन्वर्जन कराया जा रहा था इंडियंस का क्रिश्चियन के अंदर। ठीक है, ये भी पॉइंट था कि जो इंडियंस थे उनको किस में चेंज कराने की कोशिश की जा रही थी, उनका रिलीजन चेंज करा के क्रिश्चियंस में उनको बदलाया जा रहा था कि आप जो पीपल है उनको जबरदस्ती इंडियंस को क्रिश्चियन की फॉर्म में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया जा रहा था। और उसके बाद जो सती प्रैक्टिस थी और विडो रीमैरिज, ये सब चीजें जो है अलाउ की जा रही थी कि हाँ ये सब चीजें कर सकते हो, तो लोगों को ये चीज भी सही नहीं लग रही थी। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक कॉज आप लोगों को समझ में आ ही गया है, पूरा इकोनॉमी रिलेटेड कॉज, पैसों का वाला कॉज। उसके अलावा मिलिट्री का कॉज, जो कि सिपाहीज वाला था, जो इंडिया के जो सिपाही थे उनको यूरोपियन के सिपाही से कम रैंक करके दी गई थी, ये भी एक पॉइंट था। और उसके अलावा जो ये सारे जो इमीडिएट कॉज थे वो ग्रीस्ड वाली कार्टेज थी, वो भी था इसके अंदर। तो ये सारे जो कॉजेज है वो याद रखने हैं, लीडर्स के नाम और कहाँ-कहाँ से वो लड़ रहे थे वो याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग याद रखना है, फर्स्ट वाइसराय बने थे, और कुछ चेंजेस जो हुए थे वो याद रखने। एग्जाम में इस टाइप की चीजें बहुत आती हैं। अब आएंगे इसके ऊपर, ये वाली स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है कि इंडिया की जो ये बुक है जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पे है, वो किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखना, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये बुक लिखी थी कार्ल मार्क्स ने, जरूर आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनकी दो बुक बहुत फेमस है, आपको दो बुक्स याद रखनी है। एक तो ये आपको दिख रही है सामने, जो कि इंडिया में हुई थी। दूसरी इनकी बुक आप याद रखोगे, दास कैपिटल। ये इंडिया के नहीं थे, ये रशिया के थे। कार्ल मार्क्स जो थे ये रशिया के पर्सन थे, और इनकी जो थ्योरी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, बहुत फेमस पर्सन है ये कार्ल मार्क्स। इनकी थ्योरी, इनकी बुक्स जो है कुछ अलग तरीके से है। ये जो है लेबर जो है सेंट्रिक सोसाइटी पे बिलीव करते हैं, इनके थॉट थोड़े से अलग थे बाकियों से। ये लेबर जो है ना उनके ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव रखने वाले पर्सन थे। तो इनके कंटेक्स्ट में दो ही बातें याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ सकता है कि इनकी बुक का नाम, दो बुक्स है, वो दो बुक आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 सैयद अहमद खान एक पर्सन थे, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने एक बुक लिखी थी कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्होंने, जिसको हम कहते हैं एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये इन्हीं पर्सन ने एस्टैब्लिश करवाई थी। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद रखिए। उसके अलावा वीडी सावरकर आपको याद है, ठीक है, अभी बताया था, उन्होंने बुक लिखी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सेकंड वाले के ऊपर आई हैव सीन समटाइम्स क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में, सेकंड वाले पे मैंने क्वेश्चन देखे हैं। बाकी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतने फेमस नेम्स नहीं है। लेकिन जो ये तीनों नाम है ये बहुत फेमस है, इसलिए इन पे क्वेश्चन भी बन सकता है। तीनों आप याद रखेंगे, बाकी आप चार जो है वो छोड़ सकते हो, अगर नहीं भी याद रहते तब भी चल जाएगा। इसके बाद आपको कुछ पर्सनालिटीज के यहाँ पर नाम आपको पता है, तांत्या टोपे, ये जो है इनके साथ लड़ रहे थे बहुत सही तरीके से, तांत्या टोपे के बारे में। तो इसके ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इनका जो प्लेस है, जो मैंने आपको प्लेस लिखवाई है, वो जरूर याद रखिएगा तांत्या टोपे की। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यू ऑल नो अबाउट हर। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में सबसे ज्यादा जो है तरीके से लड़ी थी जो, वो ये थी क्योंकि इनका जो है, इनका कोई खुद का बेटा नहीं था। तो ये जो इनका इनके जो इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो अडॉप्टेड सन था इनका, उनको गद्दी पे बिठाना था। बट इसके बाद जो है
जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिस्टम था उसके चलते इनकी जो है पूरा झांसी का एरिया खतरे में था, जिसके चलते जो है इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इनकी डेथ हो गई थी 1858 में। लड़ते-लड़ते इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है सारे रिवोल्ट के कॉजेस पढ़े, सारे के सारे। हाँ जी, मणिकर्णिका भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात। तो ये था इसके बाद। अब सिग्निफिकेंस क्या थे? इसके अंदर एक पहली बार भारत को ऐसा लगा था कि सब लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। पूरे भारत के लोग हैं, हर लेवल के लोग, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे लोग हैं, चाहे सोल्जर्स हैं, चाहे लीडर्स हैं, सब लोग यहाँ पे लीड कर सकते हैं। बेसिक बात सिर्फ यही है, जब इंसान मुसीबत में होता है ना, उसको तभी पता चलता है कि उसकी खुद की कितनी कैपेसिटी है। वरना हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, कहाँ लोग इकट्ठे हो पाएँगे और कहाँ कुछ कर पाएँगे। लेकिन जब मौका मिलता है तो इंसान को पता लगता है कि उसकी असल में उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमसे ये चीज़ें कहाँ होंगी, जीएस पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये चीज़ें पढ़नी है, कहाँ हो पाएँगी। हम साइंस स्टूडेंट्स रहे हैं या हम कॉमर्स स्टूडेंट्स रहे हैं, हमसे वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो, जब आप इंटरेस्ट से पढ़ने बैठते हो, मतलब बेसिकली मन से पढ़ने बैठते हो, जब आपको होता है कि मुझे पढ़ना है, इंटरेस्ट है, मन भी है और करना भी है, तो चीज़ें हो भी जाती हैं। सेम ऐसे ही रिवोल्ट के साथ भी हुआ कि लोगों में वो चीज़ थी कि हमें इनसे अब आज़ादी पानी है, तो उसके चलते भी यहाँ पर लोगों ने एक वो स्पिरिट दिखाया, जिसके चलते पूरी कंट्री एक साथ जुड़ी। हर तरीके के लोग पहली बार इकट्ठे हुए थे, चाहे वो लोग हों और सोल्जर हों, चाहे लीडर हों। लेकिन हर जगह पे एक लीडर चाहिए था, क्योंकि अगर आप लीडर नहीं होगा तो लोग इकट्ठा हो तो जाएँगे, पर उनको एक दिशा नहीं मिल पाएगी। सो लीडर वाज़ आल्सो रिक्वायर्ड। जो आपने लीडर्स पढ़े, सेंटर्स के अलग-अलग सेंटर पे लीडर्स हमने पढ़े। बेसिकली पूरा नॉर्थ इंडिया में चल रहा था। साउथ में अभी सब रिवोल्ट इतना फैला नहीं था। नॉर्थ इंडिया में सारे यहाँ पे रिवोल्ट चल रहे थे। सबने जो है एक साथ जो है एक एकता का परिचय दिया एक तरीके से। सब लोग एक साथ जुड़ करके अपने रिलीजन को भूल के, अपनी लेवल को भूल के, सबको भूल के एक साथ सिर्फ देश के लिए लड़े थे, इस पूरे रिवोल्ट के अंदर। पहली बार। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, कि इससे हमें ये पता लगता है यूनिटी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर यूनिटी हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आउटकम क्या था इस चीज़ का? जो बहादुर शाह थे, जो मैंने आपको बताया था दिल्ली से लड़ रहे थे, बहादुर शाह सेकंड, उनको प्रिज़नर बना के रख दिया गया था। उसके जो बेटे थे, बहादुर शाह के बेटे, उनको आप कैप्चर करके क्या बोल दिया गया कि अब यहाँ पर जो है कोई भी रूलिंग नहीं होगी, अब आपको यहाँ पर रूल नहीं करना। तो उन्होंने यहाँ पर खत्म कर दिया गया। तो ये चीज़ें यहाँ पर कैप्चर करके प्रिंस जो हैं वो प्रिंस ही रहेंगे, अब राजा नहीं बन सकते। प्रिंस को सिर्फ प्रिंस रखा जाएगा, राजा नहीं बनाने दिया जाएगा। उसके अलावा जो है उनको मार दिया गया था। एम्परर जो थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनकी भी डेथ हो गई थी, उनको रंगून भेज दिया गया था। रंगून कहाँ पर है? म्यांमार में, ठीक है? वहाँ पर उनको भेज के उनकी मृत्यु वहाँ पर भी हो गई। तो यहाँ पर से आपको क्या पता लगता है कि जो मुगल एम्परर है उनका दी एंड हो गया, ठीक है? मुगल एम्परर यहाँ से खत्म हुआ। मुगल एम्परर के खत्म होने के बाद ब्रिटिशर के पास पूरा-पूरा पावर है, हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ब्रिटिशर जो हैं, उनका प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुआ। रिवोल्ट को सप्रेस करने की पूरी कोशिश की गई, हर चीज़ यहाँ पे जो है कोशिश की गई कि पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म किया जाए। लेकिन जो रिवोल्ट था वो भी यहाँ पर खत्म हुआ, खत्म होने के कारण भी थे, ठीक है? ये आप यहाँ पर देखोगे इसके अंदर। इसमें आप इस वाली स्लाइड में नहीं है, बट रिवोल्ट जो है वो उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में वो चीज़ उठ रही थी। बाकी जो और स्टेट्स थी, हैदराबाद थी, मैसूर थी, कश्मीर थी, ट्रावनकोर थी, वहाँ पे ये चीज़ हुई नहीं थी। ये सिर्फ कहाँ हुआ था? दिल्ली, यूपी और बिहार और दिल्ली के एरिया में, और कुछ-कुछ पंजाब का एरिया, सिर्फ उन्हीं जगह में फैला था। बल्कि आगे और जगह पे वो चीज़ हो नहीं पाई, जिसके चलते अगर सारे लोग और जुड़ जाते, साउथ इंडिया भी पूरा जुड़ जाता इसके अंदर, तो शायद हम एक एस्टैब्लिश कर सकते थे, बट वो हो नहीं पाया था। उसके अलावा
जो लीडरशिप थी वो उतनी खास नहीं हुई। जो बहादुर शाह थे, जो दिल्ली मेन सेंटर था, वहां पे लीडरशिप उतनी अच्छी उनको मिली नहीं थी। उसके अलावा हमारे जो लोग थे उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे उतने अच्छे। जैसे ब्रिटिशर है, उनके पास बहुत न्यू टाइप ऑफ गन्स है, न्यू टाइप ऑफ मनी है, मनी भी उनके पास अच्छी खासी है, और सोल्जर भी बहुत ज्यादा है। जबकि इंडियन के पास जो है उतना अमाउंट ऑफ चीजें जो है रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो हमारे पास जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो भी थोड़े से कम थे, और थोड़े से जो थे ना वो थोड़े से डाउन लेवल के थे, मतलब क्वालिटी में उतने अच्छे नहीं थे जितना ब्रिटिशर्स के पास थे। तो अगर ये चीज आपके पास होगी तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कम जो है वो देखने को मिलेगा कि कम आपको इफेक्टिव नजर आएगी वो चीज। और उसी के चलते जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस हुए। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट। आपको रिजल्ट क्या फेस हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चेंज हो गया, कंपनी रूल वॉज एबॉलिश्ड। ये सेकेंड लाइन पढ़ोगे, कंपनी रूल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ गई? ब्रिटिश क्राउन के पास। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ब्रिटिश क्राउन है, वो एक न्यू एक्ट लेकर के आएगी, जिसके चलते यहाँ पर जो है ये चीज यहाँ पर खत्म कर दी जाएगी। उसके अलावा नया एक्ट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, ये जो 1858 लिखा है ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यहाँ पे आएगा। इससे पहले भी आप याद कीजिए, मैं आपको एक एक्ट के बारे में बता चुकी हूँ जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। याद रखिएगा, वो भी मैं बता चुकी हूँ, उसको भी याद रखना, क्योंकि काफी सारे एक्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहला एक्ट जो आया था वो आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेट करने के लिए आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के चीजों को। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने के लिए एक और एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहाँ पे याद रखना। उसके अलावा अब जब इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर के खिलाफ, तो लोगों में जो है ब्रिटिशर के लिए और ज्यादा भावना आई कि भाई अब तो ब्रिटिशर के जो है बिल्कुल ही जो है ब्रिटिशर को यहाँ पर अब उनसे मतलब नफरत सी हो गई थी। ठीक है, ब्रिटिशर को भी हमसे हो गई थी और हमें भी ब्रिटिशर से हो गई थी, तो दोनों में आपस में नफरत हो गई थी। उसके अलावा लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्होंने इलाहाबाद में एक दरबार लगाया था। वैसे दरबार बेसिकली दिल्ली दरबार फेमस है। ठीक है, दिल्ली में दरबार लगाया था जब क्राउनिंग की जाती है। तो ऐसे ही एक दरबार लगा था इलाहाबाद में, जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने फाइनली बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम खत्म है इंडिया से, अब सारा कुछ जो है क्वीन के थ्रू किया जाएगा, क्वीन या फिर क्राउन के थ्रू किया जाएगा, जो कि उसमें है, यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये सब उन्होंने यहाँ से अनाउंस किया था ये चीजें कि अब भाई सब जो होगा जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट यहाँ पे देखेगी, सब कुछ ब्रिटिश की पार्लियामेंट ही फाइनली यहाँ पर देखने वाली है। तो बस यही है इसके अंदर, पूरे इस रिवोल्ट के अंदर बेसिक आपको क्या याद रखना है वो वाले पॉइंट समझोगे। सबसे पहले कॉजेज याद रखने हैं, क्या क्या रीजंस थे। दूसरा आपने क्या याद रखना है, इसके ऊपर बुक्स जो लिखी गई हैं 2 से 3 बुक्स के नाम याद रखने हैं। सेंटर्स याद रखने हैं, कहाँ कहाँ पे इसका रिवोल्ट का फर्क हमें देखने को मिला। कॉजेस में आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और एक और जो हमारा है सब्सिडरी अलायंस, किसने कब कैसे इंट्रोड्यूस करा है, था क्या उसके अंदर, ये चीजें सबसे ज्यादा याद रखनी है। उसके अलावा इनके टाइम पे जो है गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, वो नाम याद रखना है। मंगल पांडे भी थे, इनके अंदर जो जो नाम है सारे नाम याद रखने हैं। उसके अलावा जो है रीजन इसके फेल होने के, और उसके बाद क्या हुआ, इस रिवोल्ट के हैपन होने के बाद में हमारे इंडिया में क्या नई चीज हमें देखने को मिली, वो चीजें याद रखनी है। तो यहाँ से ये चीज रिवोल्ट ऑफ 1857 का टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे खत्म है। आप लोगों में से किसी को भी कोई कर दी मैंने। लिखिए इसके अंदर फर्स्ट जगह जो कि थी दिल्ली, उस दिल्ली के अंदर जो लीडर लड़ रहे थे वो आपको नाम लिखा है बहादुर शाह, ये आप लिख चुके हो। उसको रिवोल्ट जो इसकी तरफ से लड़ रहे थे ब्रिटिश ऑफिशियल दिल्ली के अंदर, उनका नाम लिखिए जॉन निकोलसन। सेकंड लिखिए जल्दी से लखनऊ। लखनऊ में आपको पता है बेगम हजरत महल थी, वो मैं लिखवा चुकी हूँ। रिवोल्ट के जो लड़ रहे थे वो थे हेनरी लॉरेंस। थर्ड नेम लिखेंगे आप लोग यहाँ पर कानपुर की तरफ से, अरे वो शीट ही गई, लिखिए कानपुर। कानपुर की तरफ से जो पर्सन थे कानपुर की साइड से,
आपको नाम लिखवा दिया है, नाना साहेब थे, और उनकी जगह जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, वो जो लड़ रहे थे वो थे सर कैंपबेल, सर कैंपबेल। उसके बाद लिखेंगे झांसी या फिर रानी लक्ष्मीबाई के वहां से कौन जो ब्रिटिश ऑफिसर उनको लड़ रहे थे, जनरल ह्यूज रोज, ये पर्सन थे। उसके अलावा बिहार से इंपॉर्टेंट है, बिहार में कुंवर सिंह लड़ रहे थे, और ब्रिटिश ऑफिशियल कौन से थे वहां पर, विलियम टेलर। ये नाम कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख सकते हो। और कोई यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं इसके अंदर। इसको याद रखिएगा जितने भी ये नाम लिखवाए हैं। इसके अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 में इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हमने सारी स्लाइड यहाँ पर देखी, लीडर्स, लीडर्स के नाम, बुक्स, कुछ बेसिक लीडर्स और एक कॉजेस, और सारे जो भी इसके अंदर चीजें हैं वो सारी देखी। अब कोई डाउट है तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। सब्सिडरी अलायंस, जिनको जिनको नहीं है, समझ में नहीं आया, जिनका कुछ रह गया है, वो आप चलिए आगे आप सुनेंगे। ठीक है ठीक है। आगे देखते हैं, सुनते जाएंगे सब लोग। इसमें अभी करना क्या है हमें, देखो इसके अंदर आगे जो चीजें हैं हमारे पास, वो क्या है कि अब आपने ये चीज तो समझ ली कि रिवोल्ट हुआ। अब रिवोल्ट के बाद क्या हुआ और क्या चीजें होनी स्टार्ट हुई इसके बाद। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 आ गया तो इसके बाद याद रखिएगा वाइसराय की पोस्ट आ चुकी है, वाइसराय की पोस्ट, और पहले वाइसराय हमारे लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे बन चुके हैं। अब इसके बाद जो है बीच में 1857 के बाद बहुत सारा टाइम पीरियड निकला, अलग अलग रिवोल्ट हुए, ठीक है, इंडिगो को लेकर के रिवोल्ट हुए, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ रिवोल्ट हमारे सामने मिलेंगे। पर इन टाइप्स ऑफ रिवोल्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है, जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो आएगा 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में कुछ नहीं हुआ, 1857 और 1905 के बीच में कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। इसके बीच में जिसपे क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक हमारा होता है गवर्नर जनरल एंड वाइसराय का, कि वाइसराय जो थे उस टाइम के, जो इस टाइम पीरियड के बीच में थे, उन्होंने जो काम कराए उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कि जो वाइसरायज है वो कौन कौन से इस वक्त के थे, किसके टाइम पे क्या चीज हुई, और उन्होंने क्या नए डेवलपमेंट करवाया या कुछ नया सिस्टम लेकर के आए, तो उस पे क्वेश्चन आते हैं जो वाइसरायज है, ठीक है। और इवेंट की अगर मैं बात करूं तो इवेंट जो है इसके अंदर वो है यहाँ पर मेन इवेंट जो यहाँ पर है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1905 में हुआ, जिसके चलते भारत में मूवमेंट स्टार्ट हो गई। जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन मूवमेंट्स के नाम से, जब हमारे यहाँ पर जो है मूवमेंट स्टार्ट होगी। बीच में और बहुत सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैं आपको सारी यहाँ पे चीजें बताती जाऊंगी जो जो चीजें हुई। बीच में आईएनसी का टॉपिक भी आपके आ रहा है, कोई लिख रहा है बीच में आईएनसी, वो भी पढ़ेंगे, आईएनसी का टॉपिक पूरा बताऊंगी आईएनसी के बारे में, ठीक है। तो अब पहले सुनते जाओ होता क्या है। मैं आपको पूरी ना, एक मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को टाइमलाइन लिखवा दूं, बेटर रहेगा टाइमलाइन, है ना। टाइमलाइन एक बार आप लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपने पढ़ना क्या क्या, क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर। तो टाइमलाइन में, टाइमलाइन का मतलब होता है स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी चीजें जो कि हो रही थी इस समय में, स्टार्टिंग से एंड तक सब चीजें। सबसे पहले जो है आपको पता लगा कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, पोर्चुगीज आए, बहुत सारी चीजें लड़ी गई। 1757 हमने पढ़ा है बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद ट्रीटीज साइन हुई, बहुत सारी ट्रीटीज हुई, एंड फाइनली जो है उसके बाद फिर यहाँ पर जो है बैटल ऑफ बक्सार हो गई, मेजर जो बैटल ऑफ बक्सार हुई। फिर इसके बाद जो है इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा 17th 80 जो है 84 के अराउंड, यहाँ पर एक जो आते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इन पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। इन्हीं के टाइम पीरियड में टीपू सुल्तान भी आएंगे
और बहुत सारी और ट्रीटीज भी साइन की जाएंगी, इन्हीं के टाइम पीरियड में सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1784 के टाइम पीरियड में आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर जो है वॉरेन हेस्टिंग्स भी पहले आ चुके हैं, जिनको मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसके बाद 1784 के बाद और गवर्नर जनरल धीरे धीरे आते जाएंगे, और गवर्नर जनरल्स के टाइम पीरियड को हमें यहाँ पर स्टडी करना है, पढ़ना है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं है पता, जो फर्स्ट टाइम ही इन चीजों को पढ़ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्टी देंगी। उसके अलावा इसके अंदर धीरे धीरे मराठास के बारे में नहीं पढ़ना, एक्ट्स के बारे में पढ़ना है। कुछ सेटलमेंट्स की थी इन्होंने, कुछ सिस्टम लेकर के आए थे, रियोटवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, वो सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे, जैसे आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय यहाँ पर आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स, वो सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। फिर हमारी स्टार्ट होगी इंडियन नेशनल मूवमेंट, जब इंडिया के लोग अब यहाँ से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या होगा, 1905 में पार्टीशन होगा। पार्टीशन के चलते क्या लॉन्च की जाएगी, स्वदेशी मूवमेंट भारत में। स्वदेशी मूवमेंट के बाद जो है बहुत सारे पहले आईएनसी बन चुकी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले ही बन चुकी है। इवेंट्स होंगे यहाँ पर, क्या क्या होगा, एक ये हुआ, उसके बाद होम रूल लीग आएगी। होम रूल लीग एक मूवमेंट स्टार्ट की जाएगी, एंड देन उसके बाद गांधी जी आएंगे इंडिया में, और गांधी जी का जो पूरा सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, somebody is asking whose रेलवे लाइन वाज एस्टैब्लिश्ड। रेलवे लाइन एस्टैब्लिश करने का पूरा श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट कराया था 1853 में, इन्होंने पहली ट्रेन चलाई थी मुंबई से थाने। ठीक है, तो फर्स्ट उनका लिख लीजिएगा। उसके बाद गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के पूरे आइडियाज वगैरह, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, ये सब आप लोगों ने यहाँ पर सुने होंगे, ये सब चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग जो है यहाँ पर टाइम लाइन के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आप लोगों को ये सारी टाइमलाइन क्लियर हो गई कि हमें क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़नी है। फिर मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दिखाना शुरू करती हूँ कि हमें और क्या चीजें इसके अंदर पढ़ती जानी है। क्लियर है यहाँ तक सबको, ये वाले पॉइंट से मतलब अपना मैसेज में टाइप करके बता सकते हैं यस और नो। मैम कितने लेक्चर ओके, लेट्स सी कितने लेक्चर में होगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, दैट डिपेंड्स ऑन आवर स्पीड, कि हमारी स्पीड कैसी है, हम लोग कितनी जल्दी कवर कर पाते हैं, उससे में ही कवर हो पाएगा। अभी इस वाली क्लास में आप लोग जो है हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का नाम सबने सुना है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर ना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है इंटरनेशनल कांग्रेस का, इस पे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मतलब वन पॉइंट के क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो बहुत बनते हैं। तो अब इसका लिखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब बन रही है, कैसे बन रही है, और उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, लिखेंगे इसके बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बनाई किसने है, सबसे पहला क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। तो पर्सन का नेम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या इसको आप शॉर्ट में लिखते हो AO ह्यूम। ठीक है, ये उसी की कंटिन्यूएशन में, पहले 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 के रिवोल्ट के बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, तो इसको लिखोगे AO ह्यूम ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश करी, कब, 1885 में। एक क्वेश्चन और क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हुआ क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम रखा गया था वो रखा गया था, ये सेकंड लाइन में पढ़ रहे हो, इंडियन नेशनल यूनियन, ये नाम पहले इसका रखा गया था।
पर हुआ ये, फिर नाम जो है चेंज करने की बात उठी। एक पर्सन है, नाम लिखोगे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ने सजेस्ट किया कि जो है इंडियन नेशनल यूनियन से नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस किया जाना चाहिए, जिसको आज हम जानते हैं आईएनसी के नाम से। इसको पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आज के समय में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकसर। प्रिकसर मतलब इससे पहले, तो प्रिकसर कौन थी? इंडियन नेशनल यूनियन। और पहली बार ये लोग जो मिले थे, पहली बार कब मिले थे? 1885 में 72 लोग इकट्ठा हुए थे उस समय, जो कि इस सेशन के लिए इकट्ठा हुए थे। और बेसिकली उसमें से सारे जो लोग थे वो बैरिस्टर्स थे, वकील थे, इसलिए वकील ब्लैक कोट पहनते हैं, इसलिए इसको ब्लैक कोट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल यूनियन का नाम कांग्रेस हुआ, उसमें आकर के पहली बार लोग मिले। और कांग्रेस वर्ड हमने कहां से लिया है ये आपको पता होगा। कांग्रेस वर्ड हमने अमेरिका से बोरो किया है, वहां से लिया है, जिसको दादा भाई नेहरू जी ने, आपको मैं लिखवा चुकी हूँ, उन्होंने इसको सजेस्ट किया था। तो इस टॉपिक से ना एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं। जो इस पे 6 से 7 पॉइंट लिखे हैं ना, इन सभी पॉइंट्स पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक कोट पार्टी किसको कहते हैं, ये जो कांग्रेस वर्ड है ये सजेस्ट किसने किया था, ये हमने कहां से बोरो किया है। उसके बाद जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ? ठीक है, कहाँ होना था? पुणे में होना था, लेकिन वहां पे कॉलेरा जो है एपिडेमिक फैल गया था, जिसके चलते इसको कहाँ शिफ्ट किया गया? बॉम्बे में शिफ्ट किया गया। तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये क्वेश्चन ना यूपी के एग्जाम में आया था। उत्तर प्रदेश का पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें ये पूछा गया था कि कहाँ पे जो है पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो वो था तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में। तो आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ। अब वो फर्स्ट सेशन जो है बॉम्बे में हो रहा है, तो आपको पता है कि हर जगह पे अगर कोई भी सेशन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है तो उसका जो है कोई लीडर भी रखा जाता है, प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। तो उसके प्रेसिडेंट थे यहाँ पर WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, WC याद रखिएगा, वो फर्स्ट पर्सन थे। और सेक्रेटरी थे वही AO ह्यूम, जिन्होंने इसको बनवाई थी। तो ये जो 6 से 7 पॉइंट है ना, सारे ही इंपॉर्टेंट है, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबको एक एक करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना। मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगी, जैसी क्लास ओवर होगी ये पीपीटी भी शेयर हो जाएगी, बट आप लोग अपने नोट्स में भी लिखते जाइएगा। अब क्या क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि जब ये नेशनल कांग्रेस बनाई गई, जैसे हमने पढ़ा कि 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर कौन थे वाइसराय या गवर्नर जनरल? वो पर्सन थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब 1885 में आईएनसी बनाई गई, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लेकिन याद रखना, गवर्नर जनरल नहीं है अब नाम, अब क्या हो चुका है नाम? वाइसराय, क्योंकि 1885 आ चुका है, तो तब वाइसराय पोस्ट हो चुकी है। तो वाइसराय उस वक्त के कौन थे? लॉर्ड डफरिन। सीधा क्वेश्चन आता है, हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी? तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने सीधी सी एक बात बोली थी, उनको कांग्रेस की फॉर्मेशन कुछ खास पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये छोटे छोटे लोगों की ना एक पार्टी बनी है सिर्फ। कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। ठीक है, जो अल्पसंख्यक है उन्हीं की एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है। ठीक है, उन्होंने जो है एक ये लाइन वहां पे स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, उसके बाद लाला लाजपत राय, इनके बारे में भी आप जानते हैं, लाला लाजपत राय। उन्होंने बोला था कि कांग्रेस जो है डफरिन नहीं बनवाई है, ये बात उन्होंने भी कही थी। फिर सर सैयद अहमद खान, ये अगेंस्ट थे इस चीज के, वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस जो है ऐसी कोई चीज यहाँ पर बनाई जाए, तो उन्होंने खुद की एक पार्टी यहाँ पर फॉर्म करी थी, जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने खुद से बनाई थी ये चीज। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, मतलब ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ अगेंस्ट लोग हैं, वो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं कि जो उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना कुछ खास पसंद नहीं था। तो ये भी लिख लीजिएगा इसके अंदर
कि सर सैयद अहमद खान की पार्टी कौन सी थी या उन्होंने अपनी खुद से क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अब क्या आते हैं क्वेश्चन इस चीज के ऊपर। क्वेश्चन क्या आता है, पहला प्रेसिडेंट कौन था, नाम लिखवा दिया मैंने आपको, पहला प्रेसिडेंट कौन था, WC बैनर्जी, ठीक है। वो कौन से थे, वो क्रिश्चियन थे, ठीक है, WC बैनर्जी। अब क्वेश्चन क्या आता है, पहला पारसी प्रेसिडेंट कौन बना, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना, पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन बना, ये नाम, अब ये आते हैं चीजें क्वेश्चन में। तो हुआ क्या कि पहली बार तो WC बैनर्जी बने, फिर पहले पारसी, ठीक है, जो रिलीजन है पारसी, उस रिलीजन के पहले प्रेसिडेंट हमारे कांग्रेस के कौन बने, दादा भाई नारोजी, जिनके बारे में मैंने अभी बताया, दादा भाई नारोजी, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मैम। ओके। पारसी जो पहले पहले पारसी बने थे दादा भाई नारोजी, जिनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दादा भाई नारोजी। फिर पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने, बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी नाम लिखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। उसके बाद पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट, जो कि ब्रिटिशर से बिलोंग करते थे, इंग्लिश थे, वो थे जॉर्ज यूल, ये नाम याद रखिएगा, जॉर्ज यूल, राइट। उसके बाद पहले सेकंड इंग्लिश, ये फर्स्ट इंग्लिश थे, ये सेकंड इंग्लिश है, सेकंड इंग्लिश विलियम वेबरडन, ठीक है, नाम लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट दोनों नाम है। ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे इसके ऊपर, तो इन सब चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। जो भी कह रहा है आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अब इसके बाद आएंगे, ये भी वही है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नॉट इन योर एग्जाम, किसी और एग्जाम में आया था। हाउ मेनी फीमेल प्रेसिडेंट्स वर देयर इन द INC। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाउ मेनी फीमेल प्रेसिडेंट्स वर देयर इन INC, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो है इसका आंसर, आपके ऑप्शंस थे कुछ ऐसे, ये ऑप्शंस है, कितने अब तक फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं INC, मतलब इंटरनेशनल कांग्रेस की फीमेल प्रेसिडेंट, मतलब चेयरमैन। तो क्या आंसर है इसका, कोई बताएगा आप में से, 1, नो, रॉन्ग, 3, बिल्कुल रॉन्ग। मुझे पता था जिसको इस बारे में नॉलेज होगी ना, वो 3 ही आंसर कहने वाला है, तो 3 गलत है इसके अंदर, ठीक है। आपसे पूछी है फीमेल प्रेसिडेंट, आपसे ये नहीं पूछी है कि फीमेल जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की होनी चाहिए या कहीं और की होनी चाहिए, हमें नहीं लिखा क्वेश्चन में। सब लोग तुक्के मार रहे हैं, कोई 3 कह रहा है, सब लोग अपने हिसाब से जो है उसमें अपने हिसाब से लिख रहे हैं। देखो हमसे सीधा पूछा है फीमेल प्रेसिडेंट, हमसे ये नहीं पूछा कि इंडियन थी या बाहर की कहीं थी, तो सीधा आपने फीमेल की तरफ ध्यान देना है। तो फीमेल्स कौन कौन सी थी, सबसे पहली पर्सन बनती है, लिखिए, एनी बेसेंट, ये फीमेल प्रेसिडेंट रही है INC की। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है एनी बेसेंट, ठीक है। सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट लिखिए यहाँ पर, सरोजनी नायडू, ये नाम आपने सुना होगा, सरोजनी नायडू। थर्ड फीमेल प्रेसिडेंट का नाम लिखिए, नलिनी सेन गुप्ता, शायद कम ही लोगों ने इनका नाम सुना होगा, नलिनी सेन गुप्ता, थर्ड रही है ये। अब जो है बच्चों के दिमाग में क्या आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आया था एग्जाम में, तो मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के साथ, तो उनके दिमाग में आया यही 3 है, सो दे टिक द आंसर A, ठीक है, 3 आंसर उन्होंने टिक कर दिया। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि बिफोर इंडिपेंडेंस कितनी रही है या आफ्टर इंडिपेंडेंस कितनी रही है, तो उस हिसाब से आपको आंसर लगाना है। हमें बिफोर और आफ्टर दोनों चीजों को लेकर के चलना है, हमसे अब तक के इतिहास में पूछी है तो हमें सारी इंक्लूड करनी है। 3 तो हो गई, ये 3 थी हमारी बिफोर इंडिपेंडेंस।
लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी तो फीमेल्स आई है कांग्रेस के अंदर, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सबको पता है ना। तो उसी के चलते आंसर क्या आ जाएगा, 5 इज द आंसर हेयर, करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 तो ये हैं, चौथी और पांचवी भी है इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, तो इसलिए आंसर इसका 5 रहेगा। तो फीमेल प्रेसिडेंट्स के नाम आपको लिखने हैं ऐसे, 3 ये नाम लिखने हैं, प्लस 2 और भी लिखने हैं जो कि रह चुकी हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। वापस आते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट तो आप लोगों ने लिख ही लिए है, ठीक है। मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल, फीमेल प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। और अगर क्वेश्चन में आता है फर्स्ट इंडियन फीमेल, तो आपको सरोजनी नायडू लिखना है। क्यों? क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो हमारी इंडियन नहीं थी, वो कहाँ की थी, वो आयरलैंड की थी, ठीक है, वो आयरिश लेडी थी। इसलिए आपके एग्जाम में अगर ये चीज आती है कि फर्स्ट इंडियन फीमेल, तो आपको सरोजनी नायडू लिखना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। कौन सा एग्जाम है, कोई एग्जाम है लिख रहा है? आगे देखेंगे, सेमेस्टर एग्जाम, ओके, ठीक है। ओवर कर रही हूं मैं इन जस्ट 2 मिनट्स इसको। ओके, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, इसको इतना याद रखिएगा, आज हम इतना ही कवर करते हैं।